हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करता है, और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था, जिसमें हमने काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था। हमने दोनों फोर्सों का एनालिसिस किया था, यानी कि उनके फार्मूला देखे थे और उनको एक ग्राफ की सहायता से भी एनालिसिस किया था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन पर होता है तब उस पर फ्रिक्शन फोर्स किस टाइप से वर्क करती है। तो आज के लेक्चर में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एंगल ऑफ रिपोज और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। जो भी कोफिशिएंट होता है उसे हम समझने वाले हैं। ठीक, तो हम जब कोई भी इंक्लाइन सरफेस होता है, ठीक, तब उस पर फ्रिक्शन फोर्स किस टाइप से वर्क करता है, तो आज हम इसे समझने वाले हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ा था। मान लिया कोई सरफेस है जो थीटा डिग्री पर कितना इंक्लाइन है, थीटा डिग्री। इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, तब हम इस पे लगने वाली फोर्सों का एनालिसिस करने वाले हैं आज फ्रिक्शन फोर्स के चैप्टर में। ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट के सरफेस और इंक्लाइन प्लेन के सरफेस जो कोफिशिएंट है उसे हम म्यू मान लेते हैं। उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को क्या बोलते हैं, विश्राम कोण। ठीक, जैसे हम इसे एक प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लिया कोई ये क्या एक सरफेस है, ठीक, सरफेस इसी टाइप से होगा। ये हॉरिजॉन्टली सरफेस है, इस पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये मान लिया कोई ब्लॉक है। जब आप इसे इंक्लाइन करते जाएंगे, ठीक, इस टाइप से किसी थीटा पर इंक्लाइन करते जाएंगे, ठीक, तब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करना प्रारंभ कर देगा। ठीक, जिस एंगल पर ब्लॉक क्या करे, स्लाइड करने वाला, उससे तुरंत पहले का एंगल। ठीक, मान लिया इस एंगल पर क्या कर रहा है, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, यहाँ पर स्लाइड किया, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, जहाँ पर ब्लॉक स्लाइड करने वाला हो, यानी कि जस्ट, लेकिन अभी क्या स्लाइड नहीं किया हो, यानी कि ऑब्जेक्ट के अभी यहाँ पर ब्लॉक स्लोप स्लाइड नहीं किया है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, तो इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगी है, वो एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगने वाली है। यानी कि इसके एफ लिमिटिंग, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगने वाली है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि इससे ज़्यादा जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यानी कि ब्लॉक स्लाइड करना प्रारंभ कर देगा। तब इस पर लगने वाली फोर्सों का एनालिसिस करते हैं। इस पर जो नॉर्मल फोर्स कितनी आएगी, एन, और नॉर्मल फोर्स हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स आने वाली है, mg, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, तो हम यहाँ पर इसके एंगल करते हैं, यानी इस फोर्स के कंपोनेंट करते हैं। ठीक, तो ये एंगल थीटा और ये 90, और ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, क्योंकि इनके किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। जब भी आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, 180 आएगा, क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक हमने लाइन खींच ली, जिसमें इसके मध्य क्या एंगल आने वाला है, इसमें जो पूरा एंगल बनने वाला है वो 90 बनने वाला है। और ये कितना, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा, थीटा। ठीक, जब आप इसे इन दोनों को जोड़ेंगे, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक, तो ये इस तरफ जो mg फोर्स का कंपोनेंट कितना आने वाला, mg कॉस थीटा। हमेशा कॉस थीटा की डायरेक्शन में क्या आता है, थीटा की डायरेक्शन में कॉस आता है, और इसके परपेंडिकुलर कितने आने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg साइन थीटा। और ये mg साइन थीटा का क्या करने वाला है, mg साइन थीटा इसे फोर्स लगाएगा। ये अप्लाइड फोर्स इसे हम मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपने ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगाई, बट ब्लॉक खुद स्वयं के मास के कारण यहाँ पर एक फोर्स जनरेट करेगा, इसे हम अप्लाइड फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब भी एंगल ऑफ रिपोज के केस में, ठीक, जो mg साइन थीटा और एफ लिमिटिंग क्या हो, एक दूसरे की इक्वल होगी। ठीक, क्या करने वाले में, एक दूसरे को इक्वल करने वाले हैं, तब एफ लिमिटिंग इक्वल टू mg साइन थीटा, ये हमारा फर्स्ट केस बनने वाला है। ठीक, और हमारा नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर आने वाला है, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg कॉस थीटा।
तो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हुई, ठीक। बट हमारा जो एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक। यहाँ पर म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि ये क्या है, एक स्थिरांक है, यानी कि कांस्टेंट है, किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक। तो हम यहाँ पर इसे क्या करते हैं, इसे हम खोलते हैं म्यू एस इंटू एन इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करने पर म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। यहाँ पर एम जी से एम जी कैंसिल, दैट म्यू एस इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, दैट म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, ये कितना आने वाला है इस केस में, एंगल ऑफ रिपोज के केस में म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा। जब भी एंगल ऑफ रिपोज के केस में हमेशा कितना आएगा, टेन थीटा, जो भी इंक्लिनेशन होगा उसका टेन थीटा आने वाला है। जैसे यहाँ पर जब भी आपका मान लिया 45 का इंक्लिनेशन है, ठीक, तो वहाँ पर अगर एंगल ऑफ रिपोज बनता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक, किसी भी फ्रिक्शन फोर्स पर, तो वहाँ पर म्यू एस कितना आने वाला है, 1, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू 1, ठीक। तो आपने यहाँ से म्यू एस को समझ चुके हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन में हम इसका एक प्रैक्टिकली यूज देखते हैं, ठीक। जब भी आपसे किसी इंक्लिनेशन सरफेस यानी कि इंक्लाइन सरफेस और किसी ब्लॉक के मध्य जब भी आपसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो कोएफिशिएंट है उसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालने वाले हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, ये सरफेस कैसा है, हॉरिजेंटली, ठीक। जब भी आप इस पर क्या रखने वाले हैं सरफेस, ठीक, इस पर आपको क्या हॉरिजेंटल से कुछ इंक्लाइन करने वाले हैं इस सरफेस को, ठीक है। तो जहाँ भी ब्लॉक क्या करे, सर जस्ट मूव करने वाला, उस एंगल को क्या करना है, आपको नोट करना है, और उस एंगल को नोट करके आप इस वैल्यू की सहायता से आप म्यू एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकली वे है जो जिसकी सहायता से हम म्यू एस की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक, एंगल ऑफ रिपोज के केस में, ठीक। तो हम इसे अब इससे आगे हम देखते हैं म्यू एस क्या होता है, म्यू के क्या होता है, ठीक। इसे हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि इसका बेसिक क्या रहने वाला है। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला लिखने वाले हैं। एफ के इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू एन। एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। एन क्या है आपका, कांटेक्ट फोर्स है, एन क्या है आपका, कांटेक्ट फोर्स है। बट आपका फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा एक फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, ये भी आपका एक कांटेक्ट फोर्स है। इन दोनों कांटेक्ट फोर्स को का मध्य जो भी रिलेशन होने वाला है उसे कौन बताता है, इन दोनों कांटेक्ट फोर्स के मध्य जो भी रिलेशन है उसे म्यू के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक म्यू के क्या है, यहाँ पर म्यू के क्या कोई यूनिट है, नहीं, म्यू के का कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पर ये कैसे है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो म्यू के क्या है, म्यू के इज अ नंबर, क्या है, एक नंबर है, ठीक, ठीक। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का जो भी कोएफिशिएंट है उसे वो एक सिर्फ क्या है, एक नंबर बताता है जो हमें बताता है, ठीक। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, चाहे वो लिमिटिंग हो चाहे वो काइनेटिक हो, हमेशा नॉर्मल फोर्स से कम आता है, ठीक। अगर मान लिया म्यू के की वैल्यू इक्वल टू 0.3 है, ठीक, तब इसका जनरल, तो हम इसे किस टाइप से समझ सकते हैं, 0.3 को हम किस टाइप से लिखने वाले हैं, 0.3 के लिए हम 1 यानी 10 यानी कि 3/10, म्यू के इक्वल टू 3/10। तो हम इसे किस टाइप से समझेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें, ये नंबर हमें क्या बताता है कि इसमें जब आपकी कांटेक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स 10 है, तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स आने वाली वो कितनी आने वाली है, 3 आने वाली है। तो आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितनी आएगी, 3, ठीक। इसे आप इस टाइप से लिखने, या फिर इसे हम 0.3 के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने पर 30%, ठीक है। तब यहाँ पर म्यू के का वैल्यू क्या होने वाला है, 30%, म्यू के इक्वल टू
30%। ठीक, तो जो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका कॉन्टैक्ट फोर्स का 30% क्या बनने वाला है, आपका 30% आपका फ्रिक्शन फोर्स बनने वाला है। ठीक, म्यू के क्या करेगा, म्यू के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी नॉर्मल फोर्स का उतना ही भाग आपका क्या बन जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर म्यू के लिए इस टाइप से समझ सकते हैं। तो हमेशा म्यू के की वैल्यू म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है म्यू के से, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज। ठीक, हमेशा। तो आपने म्यू के और म्यू एस को आप आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक, म्यू एस या म्यू के क्या है, यह एक नंबर है जो हमें बताता है कि कांटेक्ट फोर्स का कितना भाग फ्रिक्शन फोर्स बनेगा। ठीक, कि नॉर्मल फोर्स का कितना भाग फ्रिक्शन फोर्स बनने वाला है। जैसे आपका नॉर्मल फोर्स 50 न्यूटन है। ठीक, म्यू के आपका 0.2 है, तब आपका जो फ्रिक्शन एफ के कितना आने वाला है, म्यू के इंटू एन, यानी कि 0.2 इंटू 50 यानी कि 10 न्यूटन। यानी कि इसे हम परसेंटेज वाइज देखें तो कैसे देख सकते हैं कि इसका 20% भाग, जो नॉर्मल फोर्स का 20% भाग फ्रिक्शन फोर्स बनेगा। ठीक, यहाँ से हम इस टाइप से समझ सकते हैं, या फिर 2/10 इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यानी कि जब आपका नॉर्मल फोर्स 10 न्यूटन होगा तो आपका कितना फ्रिक्शन फोर्स बनेगा, 2 न्यूटन। लेकिन आपके पास कितना है, आपके पास 50 न्यूटन नॉर्मल फोर्स है, तो आप कितना फ्रिक्शन फोर्स बनाएंगे, 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स बनाएंगे। इसे हम प्रैक्टिकली इस टाइप से समझ सकते हैं। तो आप एंगल ऑफ रिपोज और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को आसानी से समझ चुके होंगे प्रैक्टिकली वे में। ठीक, अब हम देखने वाले हैं कोई भी ब्लॉक जब भी इंक्लाइन सरफेस पर मूव करता है ए एक्सीलरेशन से। यानी कि अब हम देखने वाले हैं जब इंक्लाइन सरफेस और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब उसकी इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे। यानी कि आप यहाँ पर एक इंक्लाइन सरफेस बनाने वाले हैं। ठीक, ब्लॉक मूव कब करेगा, जब उस पर एंगल ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिपोज से। ठीक, उस कंडीशन में ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस पर लगने वाली फोर्स कौन सी होगी, यहाँ पर हम फोर्सों का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर मान लिया थीटा क्या है, अल्फा, मतलब एंगल क्या है, अल्फा है। थीटा तो वहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज केस में हमने मान लिया था mg, तब यहाँ पर कौन सा आएगा, mg cos थीटा। यानी इसके आप कंपोनेंट करना सीख चुके हैं, mg cos थीटा। और ये क्या है, mg sin थीटा। ये mg sin थीटा क्या करेगा, mg sin थीटा इसको क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा। बट इस पर टेंजेंशियल कौन सी फोर्स लगने वाली है, फ्रिक्शन फोर्स, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाली है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स n, यानी कि नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक, यहाँ पर ये एंगल थीटा। ठीक, थीटा की तरफ कौन सा आता है, कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर आता है साइन थीटा। ठीक, तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, यानी कि नेट फोर्स बॉडी पर क्या करती है, मास और उसका एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, नॉर्मल डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में। हमेशा एक्सीलरेशन डायरेक्शन वाली फोर्स को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा लगती है। यानी इसके mg sin थीटा और उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि mg sin थीटा माइनस एफ के इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कितनी आएगी, n इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक, यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करने पर mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू एन की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक, mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा बराबर m से m कैंसिल। ठीक, तब एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आएगा, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। सॉरी, यहाँ पर हमने, चलो यहाँ पर थीटा मानने पर। ठीक, ठीक, जो भी आपका एंगल दिया हो उसे आप लिख सकते हैं इस
चाहे वो थीटा हो चाहे अल्फ़ा हो, थीटा होगा तब यहाँ पर थीटा, अल्फ़ा होगा तब अल्फ़ा। तो आप इस तरीके से जब भी सरफेस इंक्लाइन सरफेस पे ब्लॉक क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तब आप यहाँ से एक्सीलरेशन इस टाइप से निकाल सकते हैं। आपके पास जी कांस्टेंट रहता है हमेशा आपके लिए, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो कोफिशिएंट है वो दिया होगा और साइन थीटा की वैल्यू आपको सवाल में दी होगी। इस तरीके से आप एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक निकाल सकते हैं, या फिर एक्सीलरेशन दिया हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर म्यू के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी सहायता से आप काइनेटिक फ्रिक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इंक्लाइन प्लेन वाले सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।